नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हमारे सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के आगमन पर बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पिछले साल के अनुभवों से सही सबक लेने की जरूरत बताई है। एक लेख के जरिए उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले 10 महीनों से हमने मास्क के साथ जिंदगी बिताई है। इसने जीवन के उद्देश्य और अर्थ पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जीवन प्रवाह के कुछ सबसे यादगार क्षण लोगों के साथ जुड़ाव या संपर्क है, लेकिन पिछले वर्ष हमने अपना ज्यादातर समय अपने नाक और मुंह को ढककर और दूसरे लोगों से दूर रहकर बिताया। और ऐसे में एक अहम सवाल जो उन्होंने किया कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना और कुछ कार्य करना ही है? क्या कार्य ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य और प्रसन्नता का स्रोत है? तो इस पर उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमें खुद से बात करने और पिछले कई महीनों के अनुभव के आधार पर जीवन के उद्देश्य और अर्थ को परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो बीते साल की चुनौतियों से हमने क्या कुछ सीखा है? महामारी के बावजूद क्या पॉजिटिव बदलाव हमारे जीवन में आए हैं और क्या उम्मीदें लेकर हम नए साल में आए हैं? इन सब पर आज चर्चा करेंगे देश देशांतर में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आप सबका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, साथ ही हमारे साथ हैं पंखुड़ी दत्त, पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं नीति आयोग में, और मिस्टर के बद्रीनाथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। और चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मेहमानों को भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। संजय सिंह जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। कोरोना महामारी से जो ये साल गुजरा है 2020, उसमें हमने जिंदगी के कई सबक सीखे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या फिर एज अ नेशन अगर बात करें तो हो। आपकी नज़र में वो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स रहे हैं जो बीते वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान हमने सीखा है? देखिए टीना, जब ये महामारी शुरू हुई तो एक चीज अक्सर कहा जाता था कि भारत जो है 130 करोड़ का देश है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, लोगों का हाइजीन का जो लेवल है वो अच्छा नहीं है, हमारे कॉन्शियसनेस का जो लेवल है टुवर्ड्स हाइजीन, हेल्थ, बाकी चीजों का वो भी अच्छा नहीं। तो ये संक्रमण का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा और ये काफी बुरा होगा। लोगों ने डूम्सडे प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से किए थे जैसे भारत देश मतलब बिल्कुल ही तबाही के एक दौर में पहुंचेगा। लेकिन आज जब ये साल खत्म हुआ, नए साल में हमने प्रवेश किया, तो एक चीज काफी संतोष के साथ कहा जा सकता है, जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया, कि इन चुनौतियों को देखते हुए भारत ने जिस तेजी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लोगों में अपने अंदर एक जिस तरह की कॉन्शियसनेस जनरेट हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान से शुरू हुआ था, और पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद तमाम और तरह की चीजों को लेकर के और लगातार एक जनता के साथ संवाद करते रहे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तेजी हुआ, लोगों की कॉन्शियसनेस जिस तरह से आई, और फिर उसके बाद एक ये दौर आया जिसमें अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो एक पैंडेमिक की जो चुनौती है उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं। तो जो चीजें हैं, मास्क लगा करके घूमना, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग करना, या अपने आप को उस बदलाव के लिए तैयार करना, अपने जो साधन जो एक तरह से सीमित हो गए थे उसमें रहना, उन सारी चीजों को सीख को लेते हुए कैसे आगे बढ़ना। कई चीजों में हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए मतलब आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें कि 112 दिन में घर बनने थे। अब ये कोरोना काल में जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स घर में आए लौट करके, तो वो जो घर 100 दिन से ज्यादा में बनते थे वो 50 दिन में लगभग बनने लगे। तो ये एक, कई बार हमें जिस समय कोई क्राइसिस हो उस समय हमें एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। उसी बीच में स्किल डेवलपमेंट का काफी कार्य शुरू हुआ, लोग जो लौट करके आए उनकी स्किल मैपिंग हुई। तो इस तरह से जो चीजें आगे बढ़ी हैं, या एमएसएमई के तहत बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ग्रोथ की बात की जा रही है, देश के अंदर एक सोच आई है कि हमें कैसे इस चुनौती से लड़ना है। इंडिविजुअल लेवल पे भी जहां आप वो बातें करते थे, अब वो डूम्सडे की बात नहीं होती है, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं।
तो इस साल में जब हम 2021 में 2021 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम नई नई आशाओं के साथ प्रवेश कर रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश कर रहे हैं और एक जो है सरकार और जनता के बीच का एक जो समन्वय है कि हम किस चीज को साथ लेकर के चलते हैं, ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है। कोई भी किसी भी चीज में सरकार अपना काम करेगी, हम उसके साथ हमारी भागीदारी क्या होगी, या हम कई बार ऐसी चेतना का सृजन करेंगे जिस चेतना में सरकार हमारे साथ आएगी। बद्रीनाथ जी, आपके पास आती हूँ। इसी बात को लेकर एक बहुत अहम सवाल जो उपराष्ट्रपति जी ने भी पूछा है कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना और कुछ काम करना ही है? कोरोना महामारी से पहले अगर हम बात करें तो हम में से अधिकांश लोगों के लिए जीवन शायद यही था। हम सब एक ब्रेकनेक स्पीड पर चल रहे थे और जिस पर कोरोना महामारी ने एक तरह से ब्रेक लगा दिया। किस तरह का बदलाव देखते हैं आप इस चुनौतीपूर्ण साल के बाद, और पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी किस तरह की उम्मीद है कि क्या ये बदलाव बरकरार रहेगा लोगों के जीवन में? दो चीजें हैं इसमें। एक तो प्रैक्टिकली हम कोरोना महामारी को कैसे हमने सामूहिक तरह से लड़ा है। और आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं पढ़ रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और उसमें ये कहा गया है कि भाई भारत में बहुत बुरी हाल होने वाला है ऐसे लग रहा था, लेकिन जिस ढंग से मास्क को अपनाया है वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग और एक नेचुरल डेवलपमेंट के रूप में ये लोग पेश किया है। ये एक सिर्फ स्मॉल एग्जाम्पल है। दूसरी है कि मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और सेंसिटिव सोसाइटी, इन दोनों को शायद मुझे लगता है कि एक पूरा लड़ाई में कोविड-19 के खिलाफ ये रिफ्लेक्ट हुआ है। जब इंडिविजुअल लेवल पे जो रिफ्लेक्शंस के बारे में जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति महोदय ने अपना हिंदू में जो लेख था उसमें जो उन्हें कहा है, बेसिकली है कि यस, हम लोग एकदम ब्रेकनेक स्पीड से विदाउट थिंकिंग, कोई कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं है, काम 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 की तरफ बढ़ते गए। और हमको ये भी पता नहीं था कि भाई इसका क्या असर है, बिल्कुल, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, ये हम लोग सोचा भी नहीं है या कम सोचे होंगे जो भी सोचा है। लेकिन ये मतलब है कि भाई द इम्बैलेंस between nature, Mother Earth and the people living on the planet, ये तीनों के बीच में जो संतुलन खोया गया है, वो संतुलन कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने का, अवलोकन करने का एक मुझे लग रहा है कि प्रक्रिया शुरू हुआ है, एक डिबेट भी शुरू हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो वेंकैया जी ने अपने मन की बात कहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये दर्शाता है कि आगे आने का क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी फ्यूचर, एंड माने चेंज्ड सिचुएशन में हाउ द ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू बिहेव। भारत पास ही नहीं है, पूरा दुनिया भर में, विश्व भर में कौन कहाँ कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसके बारे में शायद मुझे लग रहा है कि चेंज्ड वर्ल्ड, चेंज्ड ह्यूमैनिटी आफ्टर कोविड-19 is an issue that we need to think of. और एक चेंज्ड वर्ल्ड जिसमें भी भारत जिस पर हमेशा से विश्वास रखता है, भारत जिसको हमेशा प्रोपोगेट करता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप मेरे बिना नहीं कर सकते, मैं प्रोग्रेस नहीं कर रही तो आप मेरे बिना नहीं कर सकते। वो जो एक इंटरकनेक्टेडनेस है वर्ल्ड की, वो शायद कोरोना महामारी के बाद भी बरकरार रहेगी। पंखुड़ी जी, आपके पास आती हूँ। दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एज अ नेशन, एज इंडिविजुअल्स, एज सोसाइटी हमने काफी कुछ सीखा। तो डिस्पाइट द चैलेंजेस, क्या आप 2020 को भी एज अ ईयर ऑफ रिजॉल्व देखती हैं, और आने वाले साल में किस तरह की उम्मीदें हैं अगर हम एज अ नेशन देखें तो? एक तरह से देखें तो जो भारत और इंडिया का जो डिबेट हमेशा से रहा है वो काफी उभर के सामने आया। तो एक तरह जहाँ पे माइग्रेंट्स थे जो घर लौटने की
कोशिश कर रहे थे। वहीं पे काफ़ी बाहर रहने वाले हमारे इंडियंस थे जो कि घर नहीं आ पा रहे थे। तो हर लेवल पे डिस्पैरिटी थी। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी पॉलिसीज़ देखें तो एक-एक फिस्कल पॉलिसी हो या राशन देने वाली पॉलिसी हो या लोगों को विदेश से घर लाने वाली पॉलिसी हो, तो गवर्नमेंट ने हर तरीके से सबको कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश की। इस तरह से वो भारत और इंडिया साथ में आया मेरे हिसाब से पहली बार। जिन लोगों के पास घर था, जिनके पास पैसा था खाने-पीने के लिए, उन लोगों ने आगे बढ़ के जो गरीब लोग थे उनकी मदद करने की कोशिश की। तो ये सब पीछे छूटते जा रहा था। ये सब हमारे कल्चर का एक पार्ट था जो हम लोग पीछे छोड़ के बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो बदला इस साल। उसी सब को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग आगे जा रहे हैं तो पॉलिसीज भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रदूषण फ्री हम लोगों ने कुछ दिन देखे, ब्लू स्काईज देखे, हम लोगों ने बर्ड्स का चहकना सुना, जो कि हमको टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को ये सब सुनने का या ये सब नोटिस करने का। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप मैक्रो पॉलिसीज भी देखें तो हमारी कंट्री की पॉलिसीज भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं कि आगे जाते हुए हम प्रदूषण कम करेंगे, हम साथ में ग्रो करेंगे। जो अभी तक जो ग्रोथ था वो पॉपुलेट नहीं कर पाया था गरीब लोगों में। अब बात हो रही है कि क्योंकि ये पैंडेमिक से ज्यादा बढ़ गई है गरीबी, तो ऐसे कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम जैसे इंडिया ने जो किया है, ये सारी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं लोग, इसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आगे चल के भी इन सब चीजों पे हम ध्यान देंगे। तो एनवायरनमेंट से लेकर ग्रोथ से लेकर पॉवर्टी तक की चीजें आगे हमारे पास हैं काम करने के लिए, एंड दैट इज मतलब वो हमारा फोकस है। बिल्कुल। संजय जी, एक और बड़ी अहम बात जो उपराष्ट्रपति जी ने भी कही और ये शायद हम सब महसूस भी करते हैं, कोरोना महामारी से पहले हम एक बात कर रहे थे कि बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ थी। एक जिंदगी की दौड़ में हम सब लगे थे, कुछ अचीव करना चाह रहे थे, बिजी थे, इन सब के लिए वक्त नहीं था, जैसा पंखुड़ी जी ने भी कहा। कोरोना महामारी ने हम सबको अपने घरों में कन्फाइन कर दिया। लॉकडाउन के दौरान हमें एक ऐसा अवसर दिया कि अपने रिलेशनशिप्स को हम एक तरह से रिकिंडल कर सके। हमारे लाइफस्टाइल में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव देखे गए। आने वाले उम्मीद भरे साल में भी हम इसे कैसे बरकरार रखें? देखिए, पहला तो आपने खुद के जो स्किल है ना, उस स्किल को जो आप भूल गए थे उसको आप वापस लेकर के आए। दूसरी एक चीज है जो पंखुड़ी जी ने कहा, ये भारत और इंडिया जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कहीं वेस्ट के द्वारा या हमारे यहाँ जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा एक थोपा गया है। इंडिया कौन है जो अंग्रेजी बोलता है और भारत कौन है जो वर्नाकुलर बोलता है। तो ये जो गैप हर समय बताने की कोशिश की जाती है, ये शायद सही नहीं है। भारत या इंडिया दोनों एक ही है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पुअरेस्ट सेक्शन थे उन तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पिछले काफी समय से हो रही है। पैंडेमिक के समय में जिस तरह से पहुंचा गया उनके पास, वो बड़ा काबिले तारीफ है। मैं 2 इंस्टेंस दूंगा जिसमें हमारा रिजॉल्व जो है उसको फाइट करने का और उसको विन करने का और इनोवेटिव होने का, वो आया कलेक्टिव लेवल पे। एक, जिस तरह से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कन्वीन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जी का बड़ा ही अहम एक रोल था, कि जिसमें हम एक पेपरलेस पार्लियामेंट जो है उसमें जो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एजेंडा पेपर्स और बाकी चीजें, वो नहीं हुआ, वो पेपरलेस था। दूसरे कि किस तरह से इस सिचुएशन में हम हाउस को चला पाए, वो बड़ा काबिले तारीफ है कि उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आपने किया। और जिस तरह से इसके दौरान बिहार में चुनाव हुए, दुनिया में अन्य देशों में भी चुनाव हुए, लेकिन जिस स्केल पे और जिस तरह से सुचारू रूप से वो चुनाव किया गया, वो हमारे कलेक्टिव रिजॉल्व को दिखाता है, आगे बढ़ने के रिजॉल्व को दिखाता है। जब इस रिजॉल्व को लेकर के हम 2021 में प्रवेश करते हैं तो हम एक स्ट्रांग, मतलब हमारा विल जो है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव विल, टू लिव, टू वर्क एंड टू ग्रो, उन तीनों ही रिजॉल्व जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि जो वेंकैया जी ने एक अहम सवाल मंथन के लिए, जिसे हम कहते हैं फूड फॉर थॉट, जो है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल पे छोड़ा है कि जीवन का मतलब किस तरह का आपका मकसद है। अब एक चीज अगर देखेंगे तो उसमें जब सर्वाइवल का इशू होता है, जिस समय आपका हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, आपकी लॉन्जिविटी, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और उसके बाद फिर हमने शुरू में मतलब लाइफ जो है लाइवलीहुड के ऊपर उसको प्रायोरिटाइज किया, उसके बाद फिर दोनों का समन्वय लेकर के चले, और अब उससे आगे जाने की बात कर रहे हैं।
अब मौजूदा स्थिति में दो चीजें होंगी, एक तो वैक्सीन आ जाएगा, दूसरा है कि ये जो इंग्लैंड से, जो ब्रिटेन से जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, उनकी एक चुनौती हो। लेकिन उन चुनौतियों से लड़ने की और उन चुनौतियों की प्रक्रिया को हमने वो सीखा है कि उन चुनौतियों से हम कैसे लड़ेंगे। तो इस समय वो वापस जब आएगा, मतलब इस महीने में या कुछ समय के बाद हमारा अगला बजट वो होगा, उसके बाद हमारे 4-5 स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी भागीदारी लोगों की होगी। उस भागीदारी में उस समय भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ हम चुनौतियों से लड़ना सीख चुके होंगे। उस समय वैक्सीन भी आ जाएंगे और लोग फिर किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि देखिए चुनाव की प्रक्रिया दो तरह की होती है। एक, कौन हारा, कौन जीता, कौन सत्ता में है, कौन सत्ता के बाहर जाएगा, लेकिन उसके साथ वो एक काफी बड़ा पब्लिक डिबेट को अनलीश करता है, जिसमें कि लोग कलेक्टिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे उस पे मंथन करते हैं। तो ये प्रक्रिया जब होगी, जो मतलब अगले 4-6 महीने में ये प्रक्रिया वो समाप्त होगी, उसके बाद या इस दौरान भी वो एक नया रिजॉल्व, एक नई प्रक्रिया जिसमें भारत का ग्रोथ जो है इकोनॉमिक और सोसाइटल, वो दोनों ही परिलक्षित होगा। जी बद्रीनाथ जी, सोसाइटल और इकोनॉमिकल ग्रोथ की अगर बात करें तो साल 2021 के लिए किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं आप भारत के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी की तरफ देखेंगे तो द वर्स्ट फॉर द इकोनॉमी इज ओवर, और अब से अब आगे रिवाइव करने का, रीबिल्ड करने का, रीस्ट्रक्चर करने का और आगे ग्रो करने का। एक आज मैंने एक इंटरेस्टिंग किसी फॉरेन कॉलमिस्ट का देख रहा था। वो बोल रहा है कि भाई अगले एक क्वार्टर में 23% भारत का ग्रोथ होने का संभावना है। माने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होता है, उसमें 23% का ग्रोथ हो जाएगा, ऐसे उनका कहना है। मतलब ये है कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्शन देखा है, जो भी आपने जॉब लॉसेस की रिपोर्ट्स पढ़ी है, या आप जो भी प्रोग्राम देखे हैं कि भाई लाइफ डिसरप्ट हुआ है, वो जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस जो है, मुझे लग रहा है कि 2021 में शुरू होगा। इसका जोर पकड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अब सोसाइटी की फ्रंट में आइए, इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटी लेवल पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारा रीएडजस्टमेंट की बात होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेंकैया जी ने इसमें कहा है कि भाई वर्क फ्रॉम होम माने ये मतलब नहीं है कि भाई वर्क और वर्क फ्रॉम होम माने क्या है, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू डू। माने होम घर का भी काम कीजिए और ऑफिस का काम भी एक ही तरफ बैठ के काम कीजिए। दूसरी बात, ये एडेड प्रेशर है। सेकंड, हो सकता है कि आप दफ्तर फिजिकली जाना वापस आना नहीं हो रहा हो, लेकिन देयर इज अनदर सेट ऑफ challenges that are facing us. This also seems to be a reality. सेकंड पार्ट, अब फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि भाई अपना जो भी अपना सैलरीज, पे स्ट्रक्चर, बहुत सारा लोगों का their budgets have been disrupted. किचन बजट जो माना जाता है वो डिसरप्ट हुआ है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, वर्क अपॉर्चुनिटीज कैसे होगा, ग्रोथ क्या होगा, रिलेशनशिप्स क्या होगा, और फैमिलीज का एज ए यूनिट कैसे उसको इस चैलेंजेस को हम टैकल कर पाएंगे। अब एंटायर कॉन्वर्सेशन इन द सोसाइटी जो है टू रीबिल्ड एंड रीओरिएंट आवरसेल्फ, ऐसे इसका फोकस रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है पंखुड़ी जी, 2020 में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग को अगर देखें तो जितनी उम्मीद नहीं थे उससे बढ़कर भारत का प्रदर्शन रहा। अब बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि 2021 में हम कैसे, हाउ डू वी कीप अप द पेस एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? मैं इस बार भी गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स के बारे में
बात करूंगी जो पीएलआई स्कीम से लिंक्ड हैं, तो जो लेबर इंटेंसिव स्कीम सेक्टर्स हैं उसको गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है। उसकी वजह से लोगों को जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है वो ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में आ पाएंगे। जैसे जैसे कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी अपने बिजनेस में, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो भी इकोनॉमी के लिए को ग्रो करने में हेल्प करें। तो ये एक तरीका है जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरा कि जैसे सर ने भी पॉइंट आउट किया कि एक हाउस होल्ड बजट जो होता है या किचन बजट होता है वो काफी बढ़ के सामने में आया है कि वर्क फ्रॉम होम का एक नया कल्चर आया है। उसकी वजह से कुछ दुखद बातें भी सामने आई हैं कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम थोड़ा बढ़ गया है और ग्लोबली औरतों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ऑफिस का भी काम करना पड़ रहा है, घर का भी काम करना पड़ रहा है, बच्चे भी देखने पड़ रहे हैं। तो ये सारी ट्रेंड्स भी सामने आ रही हैं। तो ये इधर भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसके थ्रू महिलाएं भी इकोनॉमिक जो फॉर्मल वर्कफोर्स है उसका पार्ट बन सकें और इकोनॉमी के साथ पार्टिसिपेट कर सके। संजय जी, स्किल रीबिल्डिंग की अगर बात करें तो बद्रीनाथ सर भी कह रहे थे अपने पहले जवाब में कि अब जरूरत है रीबिल्ड और रीओरिएंट करने की, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आने वाले समय में, और उसके लिए हम किस तरह से तैयार हैं? देखिए, एक तो स्किल रीबिल्डिंग जो है या वो अपने आप ही इस दौरान शुरू हो गया। जब आप घर में बैठे थे तो बहुत सारी चीज आपको सहन करनी पड़ रही थी जो अदरवाइज आप बाहर से करते थे, वो चाहे खाना बनाने से हो या हाउस होल्ड में छोटे मोटे काम या रिपेयर्स को लेकर के हो। दूसरी चीज ये है कि इस दौरान जो माइग्रेशन हुआ लोगों का, जो उसके दरमियान एक स्किल मैपिंग भी की गई, और भारत का ये मोदी सरकार का स्किल डेवलपमेंट पे काफी सारा स्ट्रेस है। उस दौरान बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं, बाकी स्किल बिल्डिंग के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। तो वो जो स्किल मैपिंग हुई है और लोग को भी जो अपने अंदर लगता है कि हमारे अंदर ये स्किल है, मैं इस स्किल को कर सकता हूँ क्या, या मान लीजिए कि जॉब लॉसेस भी हुए तो लोग अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग और स्किल बिल्डिंग, वो एक प्रक्रिया वो शुरू हुई है। जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी उसको एक गति जरूर मिली। ये स्किल डेवलपमेंट से क्या होता है कि मान लीजिए हमारे देश के अंदर जिस तरह के काम होंगे और जितने तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बढ़ाए जा रहे हैं, फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, वहां ज्यादा लोग लगेंगे तो आपको घर के पास वो काम मिल पाएगा जिसके लिए आप हजारों किलोमीटर दूर जाते थे। सबसे बड़ा फोकस उस पे है कि जो काम है, अगर आप घर वापस गए हैं तो जो जागरूक राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें अपने यहाँ इस पे काफी ध्यान दे रही हैं ताकि आपको घर के पास काम मिले। और घर के पास अगर किसी को काम मिलता है तो वो उसके बहुत सारे जो इश्यूज हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इकोनॉमिक हो, या बाकी के इश्यूज, उनको वो सॉर्ट आउट करता है। तो ये मेरे ख्याल में जो मूल एक उसका मंत्र है वो आत्मविश्वास भरने के लिए किया कहा जा रहा है, और साथ में आगे की प्रगति की राह को तलाशने के लिए कहा जा रहा है कि इसको किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देश उसके लिए तैयार, अब उस बारे में 2021 में, 2021 में उसके लिए तैयार है। बद्रीनाथ जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। इवन इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हमने देखा कि कई तरह के रिफॉर्म सरकार द्वारा लाए गए, कई तरह के लोगों की बेहतरी के लिए कदम उठाए गए। उम्मीद बहुत है आने वाले साल में, लेकिन लोगों की इसमें क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? नए साल में लोगों का क्या संकल्प होना चाहिए देश की प्रगति को लेकर? मुझे इसमें दो चीजें सामने आ रहा है मन में। एक तो सरकार और सोसाइटी एट प्रैक्टिकल लेवल क्या किया जाए टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट, बट दूसरी तरफ है कि अंदर में क्या हमारा कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। इंटरनली व्हाट शुड बी आवर कॉन्वर्जेशन विद इन, दिस इज गोइंग टू बी ए बिग इश्यू। क्योंकि जैसे संजय जी बता रहे थे कि भाई घर के पास काम मिलना, ढूंढना, ये सब बात तो आ ही जाए। क्योंकि अभी मैं एक सोच रहा था, एक बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी ने मोर देन 40% ऑफ इट्स वर्कफोर्स जो है भारत के गांवों से काम कर रहा है। मतलब ये है कि अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलना चाहिए गाँव में, बिजली खंबे लगना चाहिए, 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली मिलना चाहिए।
और उसके साथ आपका स्पीड ऑफ योर इंटरनेट शुड बी राइट टू इवन कनेक्ट टू दी सिस्टम. सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, नया चैलेंजेस भी होंगे आउटसाइड एज वेल एज विद इन. जो विद इन वाला चैलेंजेस जो है, मुझे लग रहा है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर. जो वेंकैया जी अपने लेख में कहा है, ये सही कहा है कि भाई conversations within individuals and society is more important, because if that conversation सही है, तभी आपका strategies both economic and societal will be better. बिल्कुल, जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में। वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने अहम विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए सेट ऑफ पैनलिस्ट के साथ। अगर आप हमारा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट मिस कर देते हैं प्रोग्राम का, तो आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आप वहां अपने सजेशंस और फीडबैक भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। नमस्कार।